बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। इससे पहले हमने ओहम लॉ के अंदर जो है रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा रेजिस्टेंस क्या है, और उसमें मेन डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का कोलिजन है एटम के साथ या आयन कोर के साथ जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो अभी हम इस आर्टिकल में दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो L है, और सपोज कर ले इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, फेस का जो एरिया है वो A है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली बात ऑब्जर्व की गई है कि जो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, नंबर वन, वो इसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। रीजन ये होती है, जब आप 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर जो है यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाता है, उसका कोलिजन लेट्स सपोज 100 दफा होता है, 100 टाइम। अगर आप इसी कंडक्टर की लेंथ जो है डबल कर देते हैं, 2 मीटर कर देते हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पे जाएगा तो उसका एटम या आयन कोर का जो कोलिजन है वो 200 टाइम होगा। कोलिजन डबल हो गया तो कोलिजन ही क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड वन, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी मोटी वायर होगी यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा उतना उसमें आसानी से करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस कम होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे बारीक पाइप में पानी कम फ्लो करता है और मुश्किल से फ्लो करता है, और पाइप अगर खुला हो तो उसमें पानी ज्यादा फ्लो करता है और आसानी से फ्लो करता है। यही केस करंट का है, अगर वायर मोटी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा और ज्यादा फ्लो करेगा, और उस सूरत में उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाते जाएंगे तो फिर रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस L/A के प्रोपोर्शनल है। इस सिंबल को खत्म करें, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट जो है रो है। ये सिंबल आपने पहले डेंसिटी के लिए यूज किया होगा, लेकिन यहाँ पे ये रो जो है ये कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके दो नाम हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जो टाइटल में मौजूद है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को यूं डिफाइन करेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आपके पास एक मटेरियल है और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब की जो रेजिस्टेंस है उसे कहते हैं वो रेजिस्टिविटी है। किसी भी सेंस में मटेरियल का अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उस मटेरियल की टोटल रेजिस्टेंस होगी, उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर की लंबाई भी 1 मीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 1 मीटर क्यूब आएगा। तो ऐसे कंडक्टर के अंदर मौजूद जितनी रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पे होती है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर के साइज यानी डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टेंस डिपेंड करती है डायमेंशन पे, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं करती। रेजिस्टिविटी डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट है। बुक पे एक टेबल बना हुआ है, उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यूज लिखी हुई है डिफरेंट मटेरियल के लिए। आयरन के लिए क्या है, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, वगैरह वगैरह, बाकी मटेरियल के लिए। तो आपने ध्यान में रखना है कि रेजिस्टिविटी की जो डिपेंडेंस है वो दो चीज़ों पे है, एक जो है वो है मटेरियल की नेचर पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तो फिलहाल रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। यानी किसी मटेरियल का 1 मीटर क्यूब ले लें तो उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसी इक्वेशन से अगर रो निकालें तो रो इक्वल होगा RA डिवाइडेड बाय L, और यहाँ से आप इसकी यूनिट मालूम कर सकते हैं। ओहम मीटर इसका यूनिट बनेगा, ऊपर मीटर स्क्वायर आएगा, नीचे भी मीटर आएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट आपने ध्यान रखना है ओहम मीटर। इसके बाद दो डेफिनेशंस हैं, एक है कंडक्टेंस।
रेजिस्टेंस का जो उलट है, रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसे कंडक्टेंस कहते हैं, लिहाजा कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम था जिसका बनेगा पर ओम, या इसको स्पेलिंग उलट करके लिखें, तरतीब चेंज करके लिखें तो मोहो बनता है। इसे क्या पढ़ना है? मोहो, MHO, मोहो। या इसका एक यूनिट जो है सीमन भी है। कंडक्टेंस का यूनिट सीमन भी बड़ा यूज होता है। बहुत सारी डिवाइसेज जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं उनकी कंडक्टेंस का यूनिट सीमन लिखा होता है। इसके बाद एक डेफिनेशन है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उलट है वो कनेक्टिविटी है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस मटेरियल में करंट फ्लो करता है। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मटेरियल की कनेक्टिविटी ज़्यादा है तो उसमें करंट आसानी से फ्लो करेगा, अगर उसकी कनेक्टिविटी कम है तो उसमें करंट मुश्किल से फ्लो करेगा, और अगर उसकी कनेक्टिविटी ना होने के बराबर है तो फिर वो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो किसी मटेरियल की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो अपने अंदर से करंट को फ्लो करवाता है वो उसकी कनेक्टिविटी है। कंडक्टिविटी का यूनिट फिर बनेगा पर ओम पर मीटर, या लिख लें मोहो पर मीटर या सीमन पर मीटर। ये तीनों यूनिट इसके हो सकते हैं। आमतौर पे पहले वाला जो है पर ओम पर मीटर यूज करते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। जो रेजिस्टिविटी का है उसका उलट जो है वो कंडक्टिविटी का है। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंस है। जब डिपेंडेंस की बात करेंगे तो पहले हम रेजिस्टेंस का जिक्र करेंगे, फिर उससे आगे रेजिस्टिविटी का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि R0 जो है रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और RT जो है उसी मटेरियल की रेजिस्टेंस है एट T डिग्री सेंटीग्रेड। T डिग्री सेंटीग्रेड कोई बड़ा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब जाहिर सी बात है RT ज्यादा है R0 कम है। RT में से R0 को माइनस करें तो आ जाएगा इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। और ये एक्सपेरिमेंट की बात ऑब्जर्व की गई है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है वो शुरू वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बड़ी सिंपल बात है, एक मटेरियल जो है उसकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें इजाफा भी ज्यादा होगा, और अगर एक मटेरियल की 0 पे रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसमें इजाफा भी कम होगा। सेकंड वन, यही इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन रेजिस्टेंस टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर में इजाफा जितना ज्यादा करेंगे रेजिस्टेंस में इजाफा भी उतना ही ज्यादा होगा। इन दोनों बातों को कंबाइन करेंगे, कांस्टेंट आता है, साथ इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये कांस्टेंट यहाँ पे अल्फा है। अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ से अल्फा निकालें तो R0 × T इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये अल्फा के लिए है। अल्फा का नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं RT - R0 ओवर R0 होल डिवाइडेड बाय T। तो ये जो RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 है, इतना फैक्टर जो है ये बेसिकली कहलाता है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, और होल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर है। इसको आप यूं डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो यही है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका वही यूनिट होता है पर केल्विन। ऊपर जो R नीचे भी R, इनके यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर का रह जाएगा नीचे, लिहाजा वो है पर केल्विन। तो ये बात जो है इक्वेशन नंबर 2, ये सारी बात टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए है। अब हम यहां से बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की बात करनी है तो फिर आपने क्या करना है, उसी इक्वेशन में जो RT है उसको लिखेंगे ρT L ओवर A, और जो R0 उसे लिखेंगे ρ0 L ओवर A। इक्वेशन नंबर 1 थी कि R इक्वल है ρ L ओवर A, उसको RT लिखेंगे तो ρT L ओवर A, R0 लिखेंगे तो ρ0 L ओवर A। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पे जहां जहां R आ रहा था वहां रो आ जाएगा, यानी RT की जगह ρT,
आर नॉट की जगह रो नॉट, नीचे भी रो नॉट आ जाएगा। तो यहां से भी आप सेम तरह से डेफिनेशन कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये जो अल्फा है ये टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कहलाएगा, क्योंकि अब इक्वेशन में रेजिस्टिविटी है। तो इसको जो डिफाइन करेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर केल्विन इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आखिर में इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ, ग्राफ में एक्स एक्सिस के लॉन्ग टेंपरेचर है जो कि इस केस में सेंटीग्रेड में है, वाई एक्सिस के लॉन्ग रेजिस्टिविटी है। और ये ग्राफ बड़ा क्लियरली बता रहा है कि जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। बहुत हाई टेंपरेचर पे रेजिस्टिविटी टेंपरेचर के साथ लीनियर नहीं है, मतलब दोनों इस पॉइंट के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इस पॉइंट के बाद टेंपरेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टिविटी में इजाफा ज्यादा होता है, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होता है जब जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी क्वांटिटी भी उसी रेशो से बढ़े। अगर जिस रेशो से एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी उस रेशो से ना बढ़े तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो जहां तक सर्टेन लाइन है वहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके बाद नहीं है। तो बहरहाल इस ग्राफ को भी आपने आखिर में बनाना है, बाकी तमाम डेफिनेशन वगैरह को सही चार्ज करके लिखना है, स्टेप्स में डिवाइड करके ये काम करें। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। बहरहाल ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह से इसको तैयार करना है।